जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड 10 सॉलिड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बीपीएससी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था 2025 में इसमें पूछे गए थे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल यह है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का कोरम क्या है। कोरम का अर्थ क्या होता है? तो कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 में इसकी चर्चा है। किस भाग के तहत ये आता है? तो भाग 5 के तहत ये आता है। भाग 5 के तहत ये जो है आता है। ठीक है। अब गणपूर्ति होता क्या है? तो एज फॉर एग्जाम्पल हम लोकसभा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लोकसभा का जो कुल क्षमता है, लोकसभा का क्या है, जो कुल क्षमता है उसके 1/10 मेंबर से कम यदि प्रेजेंट रहेंगे तो सदन की कार्रवाई क्या होगी? नहीं चलेगी। उसी तरह राज्यसभा में भी होगा। और ये जो 1/10 क्षमता होगा उसमें इंक्लूड कौन रहेंगे? यदि आपको लोकसभा का गणपूर्ति हो रहा है तो उसमें इंक्लूडेड रहेंगे लोकसभा के स्पीकर, और यदि राज्यसभा का गणपूर्ति हो रहा है तो उसमें कौन इंक्लूडेड रहेंगे? तो राज्यसभा के चेयरमैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे। पहला कथन है कैग की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। नहीं, कैग की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 कैग के पद की स्थापना करता है। बिल्कुल सही। कैग 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। यह भी बिल्कुल सही है। उनका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। यह गलत है। इनका वेतन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा 2 और 3 नंबर सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित करता है? ध्यान से समझेंगे। एक हमारा अनुच्छेद है, कौन सा? तो अनुच्छेद है हमारा 75 1 कैपिटल ए, और एक हमारा अनुच्छेद है 164 1 कैपिटल ए, और इन दोनों को जोड़ा गया है 91st संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और ये क्या कहता है कि यदि हम बात करें, ये जो हमारा अनुच्छेद है ये संघ के लिए है और ये अनुच्छेद जो है वो राज्य के लिए है। और इसमें क्या बोला गया है कि जो मंत्रिपरिषद का मैक्सिमम लिमिट होगा वो कितना होगा? संघ की बात करें तो 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ किसका? तो लोकसभा। और यदि राज्य की बात करें तो 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और इसमें आपके पीएम भी इंक्लूड रहेंगे इस 15% में, और यहां पे आपके सीएम भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होगा? तो यहां पे मिनिमम स्ट्रेंथ का कोई लिमिट नहीं है संघ के केस में, लेकिन राज्य के केस में जो मिनिमम लिमिट है वो कितना है? 12 मेंबर्स जो है वो मंत्रिपरिषद में मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। तो पूछा गया है कौन सा संविधान संशोधन? तो ये 91वां संविधान संशोधन जो कि आपको 2003 में हुआ था, उसमें यह प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को उसके होने की तिथि से कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? ठीक है। सबसे पहले तो कि इस बात की चर्चा कहां है? तो इस बात की चर्चा जो है वो अनुच्छेद नंबर 62 में है। ठीक है। इसके क्लॉज 1 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके जो उत्तराधिकारी होंगे यानी जो नए राष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव हो जाना चाहिए। इसके क्लॉज 2 में क्या कहा गया कि मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, इसके कारण उनका पद जो है वो खाली हो गया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी।
और इसकी चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 62 क्लॉज 2 में। आगे आएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसकी चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 62 क्लॉज 2 में। आगे चलेंगे, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है। तो ऐसा जो है मिनर्वा मिल्स केस कब का था, तो 1980 का केस था। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बैलेंस पर जो है वो बना हुआ है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके मुख्य प्रावधान से सुमेलित कीजिए। ठीक है, 40 में हमारा क्या है, तो 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा है, पंचायती राज। 44 में क्या है, तो 44 में हमारा समान नागरिक संहिता है। ठीक है, यानी ए का हमारा हो गया 3, बी का हमारा हो गया 4। इधर आएंगे, 50 में क्या है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना 2 हो जाएगा, और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी 51 का 1 हो जाएगा। कहाँ है, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले रिट 5 प्रकार का होता है। इसको कौन कौन जारी कर सकता है, तो इसको जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जो है रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, इन सारे मामलों में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यानी हाई कोर्ट का जो रिट का क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट के क्षेत्राधिकार से ज्यादा है। ठीक है, अब ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और कौन कौन से होते हैं, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध एंड उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी किया जाता है, जब किसी का अवैध गिरफ्तारी हुआ हो। परमादेश रिट कब जारी किया जाता है, जब किसी लोक प्राधिकारी के कार्य करने या न करने के कारण किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ हो। अधिकार परीक्षा रिट कब जारी किया जाता है, किसी पब्लिक पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी के वैधता की जांच करने के लिए। निषेध रिट कब जारी किया जाता है, तो निषेध रिट जो है तब जारी किया जाता है जब न्यायिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ हो और अंतिम निर्णय पेंडिंग हो। उत्प्रेषण रिट कब जारी किया जाता है, उत्प्रेषण रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ हो और अंतिम निर्णय दे दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट के रिट की चर्चा कहां है, तो सुप्रीम कोर्ट के रिट की चर्चा अनुच्छेद नंबर 32 में है। हाई कोर्ट के रिट की चर्चा कहां है, तो हाई कोर्ट के रिट की चर्चा अनुच्छेद नंबर 226 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट पिटीशन को खारिज नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट रिट पिटीशन को खारिज कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्या है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखेंगे, अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है, तो ऊपर से आते हैं, अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है मानव दुर्व्यवहार, बालाश्रम, बेगार तथा अन्य ऐसी गतिविधियों पर रोक। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार।
जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका जो क्लॉज 1 है अनुच्छेद 20 का, इसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई गुनाह करता है तो उसको उस समय के कानून के हिसाब से क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा जो इसका क्लॉज है उसमें बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता है। और जो तीसरा क्लॉज है अनुच्छेद 20 क्लॉज 3, इसमें बोला गया है क्या? कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी ये हमारे किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में है। ठीक है, और यहां पे चूंकि आपको सिर्फ क्लॉज वाइज नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अनुच्छेद दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 20 हम लोग इसको टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से लिया गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 4 में किस बात का उल्लेख है? तो भाग 4 में आपका डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या है? तो इसमें संघ के बारे में प्रावधान है। भाग 3 में क्या है? तो इसमें फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में है। और भाग 2 जो है ये सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में है। ठीक है, इसके तहत आपको अनुच्छेद आएगा 36 से लेकर 51 तक, यहां अनुच्छेद आएगा 52 से लेकर 137 तक, यहां अनुच्छेद आपको आएगा 52 से लेकर 151 तक, यहां आपका अनुच्छेद आएगा 12 से लेकर 35 तक, और यहां आपका अनुच्छेद आएगा 5 से लेकर 11 तक। यानी सिटीजनशिप की चर्चा कहां है? वो आपका भाग नंबर 2 में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।